तेरहवीं शताब्दी में सुकेत के राजा साहू सेन और उनके छोटे भाई बाहू सेन के बीच सुकेत के प्रशासन और विस्तार को लेकर के विवाद हुआ, जिसने सुकेत को दो हिस्सों में बांट दिया। बाहू सेन को सुकेत का कम उपजाऊ और कम विकसित उत्तरी भाग दिया गया, जहाँ पे उनकी 10 पीढ़ियों ने राज किया। इनके 11वें राजा करछन सेन कुल्लू के राजा द्वारा युद्ध में मारे गए थे और इसी युद्ध के दौरान करछन सेन की पत्नी गर्भवती थी, जो अपने बचाव के लिए मंगलौर से भागकर शिवपुर चली गई, जहां रास्ते में उन्होंने बाण के पेड़ के नीचे बाण सेन को जन्म दिया, जिन्हें मंडी रियासत की स्थापना का श्रेय दिया जाता है। बाण सेन को उस समय का सबसे क्रूर और धार्मिक शासक माना जाता है, जिन्होंने प्राशर लेक के पास पगौड़ा शैली में प्राशर मंदिर का निर्माण करवाया था, जिसे बनाने में लगभग 12 साल लगे थे। और मंदिर बनाने के बाद बाण सेन ने शाहजहाँ की तरह सभी कारीगरों के हाथ काट दिए थे, ताकि इस तरह का कोई और मंदिर ना बने। परंतु ये एक दंत कथा है और इसी तरह की 3 और दंत कथाएँ प्राचीन मंदिर निर्माण की हैं। इन्हीं दंत कथाओं और वास्तुकलाओं पर लालचंद प्रार्थी अपनी किताब कुल्लू देश की कहानी में लिखते हैं कि चांद की रोशनी में मैंने बहुत कुछ देखा और तारों की छायों में मैंने बहुत कुछ सुना। मैंने बूढ़े लोगों से राजाओं, राणाओं, देवी देवताओं, जोगड़ियों की सैकड़ों कहानियाँ सुनी, परंतु आवश्यकता इस बात की महसूस हुई कि इन सुनी सुनाई कहानियों और बेजोड़ कहावतों की सत्यता भी तो प्रमाणित हो, क्योंकि सुनी सुनाई कहानियाँ कुछ महत्व नहीं रख सकती यदि वे प्रमाणित सबूत के बिना हों। लेकिन हिमाचल प्रदेश का अपना एक भिन्न इतिहास है, जो कि मंदिरों की वास्तुकलाओं, देवी देवताओं की दंत कथाओं और हमारी संस्कृति से बनता है, जिसे आधुनिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण माना जा सकता है। The Himalayas, ageless, serene. Yet how many of us have explored the valleys mothered by these proud mountains? जब भी हम एंशिएंट इंडिया में आर्ट फॉर्म्स की बात करते हैं तो सबसे पहले मौर्यन आर्ट का नाम सामने आता है, जो कि 4th और 2nd सेंचुरी BC के दौरान मौर्यन एम्पायर में विकसित हुआ। मौर्य कला के नवीन रूप का दर्शन हमें सारनाथ, कुशीनगर, वाराणसी और मेरठ जैसे धार्मिक स्थानों में अशोक के स्तंभों, स्तूपों और गुफाओं में मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, सारनाथ में मौर्यन स्कल्पचर और आर्किटेक्चर मौर्यन आर्ट का एक मास्टरपीस है और हिस्टोरियन विंसेंट स्मिथ के अनुसार किसी भी देश के पौराणिक संग्रहालयों में सारनाथ के समान उच्च और श्रेष्ठ कला दुर्लभ है। इसके बाद दूसरा है गुप्ता आर्ट, जो भारत में 4th सेंचुरी से 6th सेंचुरी तक विकसित हुआ, जिसे कि साहित्य और कला के दृष्टिकोण से इतिहासकारों द्वारा स्वर्ण युग और क्लासिकल युग कहा जाता है। गुप्ता पीरियड में मथुरा, वाराणसी और नालंदा गुप्त आर्ट के 3 मेन आर्ट स्कूल्स थे, जिनका इन्फ्लुएंस पूरे भारत में था। गुप्त आर्ट के सबसे प्रसिद्ध स्मारक अजंता, एलिफेंटा और एलोरा की गुफाओं में हैं और हिमालयन रीजन में शिवालिक हिल्स में। इसके बाद तीसरा आर्ट फॉर्म है पाला आर्ट, जो 8th सेंचुरी से 12th सेंचुरी तक विकसित हुआ। पाल्स के समय नालंदा और विक्रमशिला जैसी कई आर्ट यूनिवर्सिटीज़ फ्लरिश हुई और इनका सबसे फेमस आर्किटेक्चर मास्टरपीस है बांग्लादेश में सोमपीरा महाविहारा बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री, जो कि यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। परंतु इन तीनों आर्ट फॉर्म्स का इन्फ्लुएंस हिमाचल प्रदेश में बहुत कम रहा, क्योंकि हिमाचल में पहले से ही इंडिजीनियस आर्ट फॉर्म्स थे, जैसे खश आर्ट, जिसमें लकड़ियों का इस्तेमाल किया जाता था और उन पे अलग अलग तरह से नक्काशी की जाती थी। इसके बाद सेकंड आर्ट फॉर्म है इंडो आर्यन आर्ट, जो पाल के शासनकाल में हिमालयाज में विकसित हुआ। और तीसरा है इंडो तिब्बतन आर्ट, जो ट्रांस हिमालयाज रीजन में प्रचलित हुआ, जो वज्रयान और तांत्रिक बुद्धिज्म से इन्फ्लुएंस था। पर हम इन तीनों आर्ट फॉर्म्स को हिल आर्किटेक्चर से ज़्यादा अच्छे से समझ सकते हैं, जिन्हें कि छतों के आधार पर 5 भागों में बांटा जा सकता है। इसमें सबसे पहला है पेंट रूफ स्ट्रक्चर्स, जिसमें तिरछी छतें होती है, जो स्लेट की पंक्तियों को जोड़कर बनाई जाती है।
इस शैली को यहाँ की जलवायु को ध्यान में रखते हुए अधिक समय तक बारिश और बर्फ से बचाने के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो चारों ओर मंदिर के बरामदे तक फैली होती है। पेंट रूफ स्ट्रक्चर्स के एग्जाम्पल है लक्ष्मण देवी टेम्पल भरमौर, मृगला देवी टेम्पल लाहौल और बिजली महादेव कुल्लू। दूसरा है पगोड़ा स्टाइल, जो कि पेंट रूफ आर्किटेक्चरल स्टाइल के जैसा ही होता है, लेकिन इन दोनों में अंतर यही है कि पगोड़ा शैली बहुमंजिला होती है, जिसमें प्रत्येक आरोपित मंजिल नीचे की मंजिल से थोड़ी छोटी होती है, जो कि अंत में एक पॉइंटेड कोन और तिरछी रेखिक संरचना का निर्माण करती है, और प्रत्येक तिरछी छत में स्लेट और देवदार की लकड़ियों की पंक्तियाँ होती हैं। हिमाचल से बाहर पगोड़ा शैली कश्मीर, नेपाल और म्यांमार में पाई जाती है, और इसके फेमस एग्जाम्पल है हिमाचल में मनाली का हडिम्बा मंदिर, कुल्लू में आदि ब्रह्म और त्रिपुरा सुंदरी मंदिर, और मंडी में प्राशर ऋषि मंदिर। पेंट रूफ और पगोड़ा स्टाइल के मिक्सचर का एक सब स्टाइल है जिसे सतलुज वैली स्टाइल कहा जाता है। इस स्टाइल में गर्भगृह के ऊपर मल्टीपल पगोड़ा रूफ्स बनाई जाती है, जो कि शास्त्रीय मंदिरों से मेल खाता है। इसके एग्जाम्पल है सराहन में भीमा काली का मंदिर और आउटर सराज में धानेश्वरी देवी मंदिर। तीसरी मुख्य शैली हिमाचल में शिखर शैली है, जिसे कि नगर शैली के रूप में भी जाना जाता है। इस शैली में टिपिकल इंडो आर्यन पत्थर के मंदिरों का डिज़ाइन पाया जाता है, और इन मंदिरों को एक सिंगल रॉक को कोनिकल शेप में कन्वर्ट करके उस पर नक्काशी करके बनाया जाता है, जिसमें एक हिंदू मंदिर के सभी इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स होते हैं, जैसे गर्भगृह, शिखर और मंडप। इस शैली के फेमस एग्जाम्पल हिमाचल प्रदेश में है विद्यानाथ टेम्पल बैजनाथ, मसरूर रॉक कट टेम्पल कांगड़ा और वशेश्वर महादेव टेम्पल बिजौरा। चौथी मुख्य शैली है डोम्ड शैली, जो कि मुगल और सिख आर्किटेक्चर का मिक्सचर है। इस शैली का विकास हिमाचल में 18वीं और 19वीं शताब्दी के दौरान हुआ, जब मुगल्स के बाद सिखों ने लोअर हिमाचल पर राज किया। इसके एग्जाम्पल है कांगड़ा में ज्वालाजी मंदिर और मंडी में टारना माता मंदिर। और लास्ट है कांगड़ा वैली का फ्लैट रूफ स्टाइल, जिनमें मंदिर की दीवारों पर पहाड़ी पेंटिंग्स बनाई गई है और मड आर्ट से छत और दीवारों को सजाया गया है। इसके एग्जाम्पल है दमतल में राम गोपाल टेम्पल और सुजानपुर टीरा में नारबदेश्वर टेम्पल। हिमाचल में आर्किटेक्चर की यह क्लासिफिकेशन छतों के बेसिस पर है, पर इन सब में कॉमन है दीवारों की कंस्ट्रक्शन टेक्निक, जिसे कि लोकल डायलेक्ट में काटकुनी कहा जाता है, जिसमें काट का मतलब है वुड और कूनी का मतलब है कॉर्नर। इस कंस्ट्रक्शन स्टाइल में चिनाई के समय कॉर्नर पर लकड़ियों की पिलर्स को इंटरलॉक किया जाता है, और इसी वजह से इस कंस्ट्रक्शन स्टाइल का नाम पड़ा काटकुनी। यह हिमाचल में मेनली कुल्लू, मंडी, चंबा, किन्नौर, लाहौल और शिमला में प्रचलित है, जो कि समय के साथ क्लाइमेट और मटेरियल की अवेलेबिलिटी से प्रभावित होकर इवॉल्व हुई। एक टिपिकल काटकुनी स्टाइल में कंस्ट्रक्टेड बिल्डिंग की छत स्लांटिंग होती है, जिस पर स्लेट्स लगाए जाते हैं, पर लाहौल स्पीति, किन्नौर, पांगी और कुल्लू मंडी के ऊपरी हिस्सों में काटकुनी में कंस्ट्रक्टेड घरों की छतें फ्लैट भी होती हैं, जिसे मिट्टी, घास और लकड़ियों से बनाया जाता है। इस तरह की बिल्डिंग्स को लोकल लैंग्वेज में दड़बा, टेंटा या लांगदिंग कहते हैं। किसी भी देश या प्रदेश की जीवन शैली की पहचान वहाँ के निवासियों की कला, वेशभूषा, खान पान, आभूषण और वास्तुकला से सहज की जा सकती है, जो कि आधुनिक युग में लुप्त होती जा रही है। इसलिए भौगोलिक और प्राकृतिक परिस्थितियाँ किसी क्षेत्र विशेष के परिधानों के निर्धारण के लिए बहुत ज़रूरी होती है, जिसे कि हमें संभाल के रखना चाहिए।